गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं शारदा गोस्वामी आप सभी महत्वाकांक्षी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सम्माननीय नारी शक्ति और नए मेंबर्स का भी स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल्पामृत का जो नींव है, उत्तम उत्पाद, बेहतर प्लान और बेहतर इनकम से है। यदि इस सिस्टम में लोग आ रहे हैं तो कोई प्लान देखकर आ रहा है, कोई इनकम देखकर आ रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ आ रहे हैं। मगर आप एक बात समझ लीजिए कि हमारा सभी प्रोडक्ट जो है बिल्कुल यूनिक है और छोटे से छोटे प्रोडक्ट में भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता है। इस सिस्टम को आगे आने से और नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, क्योंकि लोग मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और दूषित खान-पान से पैसा गँवा भी रहे हैं। तो यहाँ आप आकर लोग सबसे पहले तो अपने हेल्थ की बीमा कर रहे हैं, क्योंकि कल्पामृत का एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ मानव और समृद्ध परिवार। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी साथी दिल से और एकदम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए आज हम ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जिन्हें प्रोडक्ट की बड़ी गहरी जानकारी है। आशा करूंगी कि आप सभी ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे, जो कि आपके फील्ड में बहुत आगे काम आने वाला है। तो आइए डॉक्टर विकास कुमार शर्मा जी, आइए आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा जी। थैंक यू वेरी मच अगेन। मेरी आवाज आ रही है? श्रद्धा जी, एक बार आप मेरे को बताएंगे मेरी आवाज आ रही है क्या? एनीवन एल्स कैन टेल यस मी सर, एकदम दैट? क्लियर है सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और मैं पिछले 14.5 साल से लगातार आयुर्वेद में सेवा कर रहा हूँ। सेवा करने का मेरे को मौका मिलता जा रहा है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अभी मैं कल्पामृत जूम प्लेटफॉर्म पे जुड़े सभी साथियों तक, दूर दूर तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। और फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे को सुनने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी 63 लोग अभी इकट्ठा हुए हैं एक साथ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं सुदेश सर को, डॉक्टर सुदेश शास्त्री जी, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है कि हम घर घर में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। बहुत ही सस्ते दामों पे उन्होंने एक इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें दिए हैं ताकि हम लोगों की अच्छे से सेवा कर सकें। और इसके बाद में मेरे अपलाइन जो है, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में आने में मदद की। वैसे तो जब कंपनी की शुरुआत हुई थी शायद तभी से मैं प्रोडक्ट काम में ले रहा हूँ, लेकिन मेरे एक ऐसे अपलाइन है रतन जी, जिनकी वजह से लगातार मैं सिस्टम में काम कर पा रहा हूँ। प्रोडक्ट से तो सेवा मैं कर ही रहा था, अभी प्रोडक्ट को साथ साथ सिस्टम में बने रहने के लिए मैं रतन जी का फिर से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हर समय पर डे लगभग हर अपडेट के साथ मेरे को सिस्टम में टिकाए रखा। थैंक यू वेरी मच रतन सर। आप शायद आज हो नहीं मीटिंग में, फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलो, इसके बाद आज अपन शुरुआत करते हैं उस कार्यक्रम की जिसके लिए मेरे को बुलाया गया है, जिसके लिए मेरे से बोला गया है अक्षत सर ने। अक्षत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जूम प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। आप और रतन सर की वजह से आज मैं पहली बार जूम प्लेटफॉर्म पे बोल पा रहा हूँ। आज मेरे को जिम्मेदारी मिली हुई है कि मैं आपको गठिया रोग के बारे में जानकारी दूं। गठिया क्यों होता है, किस कारण से गठिया बढ़ता जा रहा है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसकी जितनी भी जानकारी मेरे पास में है, मैक्सिमम मैं वो सब आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? किसी भी तरह की गलती अगर मेरे से हो जाती है तो आप बीच में भी मैसेज करके बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद गठिया। दैट्स नेम अर्थराइटिस। गठिया है क्या? अगर आप अपने शरीर में दर्द महसूस करते हैं, अपने घुटनों में जकड़न महसूस करते हैं या दर्द होता है, सूजन आती है, तो इसका मतलब आपको गठिया है। हो सकता है, ऐसे श्योर नहीं है ये, लेकिन गठिया हो सकता है। अभी अपन इसकी जानकारी लेना शुरू करते हैं कि गठिया असल में कितने तरह का होता है। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि घुटनों में सूजन आ गया तो मतलब मेरे को गठिया है।
या फिर मेरे को चलने फिरने में दिक्कत आ रही तो मेरे को गठिया है। खाली जोड़ों में दर्द होना ही गठिया नहीं होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कितने प्रकार का गठिया होता है, इन सब के बारे में अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, रतन सर क्या मैसेज कर रहे हैं? मीटिंग ज्वाइन फास्ट। ओके सर, आई एम मीटिंग ऑलरेडी। So arthritis is an inflammation of joints and it can affect one or more multiple joints. Arthritis जो है वो आपके joints में सूजन, दर्द और उनकी एक निशानी है, जो कि एक जोड़ में भी हो सकती है और बहुत सारे जोड़ में भी हो सकती है। And there are more than 100 types of arthritis. 100 से भी ज्यादा तरह के arthritis है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट कारण है और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट है। बट कुछ मोस्ट कॉमन ऐसे गठिया हैं जिनके बारे में अपने हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस। पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें सिर्फ घुटने प्रभावित होते हैं, घुटनों में सूजन आती है और दर्द रहता है, जिससे चलने फिरने में भी समस्या होती है। अनदर वन इज सेप्टिक आर्थराइटिस। ये सेप्टिक आर्थराइटिस तब होती है जब जोड़ों के सॉफ्ट बैक्टीरिया जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो बैक्टीरिया के कारण ही संक्रमित हो जाते हैं, अपने आप में उनमें सूजन आने लग जाती है और पेन शुरू कर देते हैं। अनदर वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सबसे ही ज्यादा प्रचलित आर्थराइटिस है और ये एक ऐसी बीमारी जो ऑटोइम्यून बीमारी है। अपना खुद का इम्यून सिस्टम, एक बंदे का, एक इंसान का खुद का इम्यून सिस्टम उसके जोड़ों के ऊतकों को नष्ट करने लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण से ये अर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें नॉर्मली सब जगह यही बोला जाता है कि भैया आपका जो है सैनुअल फ्लूइड जो है वो घुटने घिस गए या आपके घुटनों में जो ग्रीस होती है वो खत्म हो गई, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सबसे ज्यादा जाने जाने वाला अर्थराइटिस का प्रकार है। आफ्टर दैट जुवेनाइल अर्थराइटिस। ये जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो है, उनके जोड़ों में जो दर्द हो जाता है उनको जुवेनाइल अर्थराइटिस बोलते हैं। अनदर वन इज गाउट। गाउट एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आजकल ये भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसके कारण ये सभी डॉक्टर लोग क्या दाल वाले बंद कर देते हैं उनकी। तो जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है तो भी जोड़ों में दर्द और सूजन आने लग जाती है, जिसके कारण हम उसको अर्थराइटिस का रूप दे देते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेजर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इनकी जो चर्चा है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ऑर्थोआर्थराइटिस इज नॉर्मल वियर एंड टेयर कॉजेस। नॉर्मली जो हमारा पहनावा है, जो हमारा रहन सहन है, इनकी वजह से हमें ये अर्थराइटिस होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इट्स द टाइप ऑफ इंफेक्शन और इंजरी टू जॉइंट्स कैन लीड दिस नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज। नॉर्मली किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या लंबी हमें दवाइयां खानी पड़े, उनकी वजह से हमें ये गठिया हो जाता है। Another one is rheumatoid arthritis. That is the autoimmune disease. I have been discussed about that. It occurs when your body's immune system attacks the tissue of the body. These attacks affect the synovium. Okay. Let's start with कि हमें गठिया तो हो गया या किसी दूसरे बंदे को गठिया है। अब इस गठिया को हम पहचाने कैसे? सिर्फ जोड़ों में दर्द होने से तो गठिया की पहचान नहीं की जा सकती। ये तो अल्थ्रीजिया का भी संकेत हो सकता है। तो गठिया को हम कैसे पहचाने? अगर सूजन के साथ साथ दर्द होता है तो ये गठिया है। और कुछ मुख्य लक्षण और भी हैं जिनसे इनकी पहचान की जा सकती है, जैसे दर्द के साथ साथ वहां पे जहाँ पे दर्द है, जहाँ पे सूजन आ रही है, वहां पे लाल लाल हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, वहां पे गर्मी महसूस होगी। जब हम उसको टच करके देखेंगे तो वहां पे हमें गर्मी महसूस होगी, इसका मतलब इसको गठिया हो सकता है या गठिया है। जितने भी जोड़ है जहां दर्द हो रहा है, उस पेशेंट को आपके शरीर में वहां पे जलन होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब वो गठिया से ग्रसित है। हाथ पैरों को हम हिलाएं, मूवमेंट करें, थोड़ा सा उछल कूद करेंगे तो भी जकड़न और दर्द शुरू हो जाएगा, इसका मतलब गठिया है। अगर दर्द हो रहा है जोड़ों में और वजन घटते जा रहा है, बराबर वजन घटते जा रहा है, इसका मतलब उसको गठिया है। अगर किसी बंदे को दर्द भी हो रहा है और उसको वजन नहीं घट रहा है, हाथ पैर हिलाते समय दर्द नहीं होता, बैठा रहता तो दर्द नहीं होता, लेकिन वैसे कभी कभी दर्द होता है, जैसे सुबह सो के उठा, अब उसे उठा नहीं जा रहा, जमीन पे पैर नहीं रखे जा रहे, और सांस लेने में भी घुटन हो रही है। कहीं उसको जोड़ों में सूजन नहीं है, लेकिन सुबह उठते समय उसको दर्द होता है, जोड़ जाम हो जाते हैं और सांस लेने में घुटन हो रही है, तकलीफ हो रही है, दैट मीन इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। निश्चित रूप से उसको गठिया है, उसको कोई नहीं टाल नहीं सकता उसको। ओके,
अब हम जानते हैं कि गठिया है, लेकिन ये गठिया होता क्यों है? किस कारण से हमें गठिया हो जाता है? चलो, अर्थराइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चोट लगने से, कभी चोट लग जाए उससे भी गठिया हो जाए, बाद में आगे चल के जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाए उससे भी गठिया हो जाए, या फिर कुछ और कारण जैसे उम्र। आपकी जब जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। पचना कैल्शियम जो है ना एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, जिससे धीरे-धीरे हड्डियाँ कमजोर होने लग जाएँगी और आप गठिया की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका कारण आनुवंशिक भी हो सकता है। अगर आपके पूर्वजों में किसी को गठिया रहा था, तो डेफिनिटली आपको भी गठिया होने वाला है, इसको कोई टालने वाला है नहीं। अगर आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो भी आप गठिया से ग्रसित हो सकते हैं। आप क्योंकि जोड़ों पे ज़्यादा दबाव बनेगा, कार्टिलेजेस पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, तो वो शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने की उसकी क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है। चोट लगने से भी गठिया हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अभी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, वही हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को नष्ट करने लग जाती है। और वैसे भी ज्यादातर आजकल क्या है, समझदार पीढ़ी ज्यादा है, तो इनके साथ ये समस्या ज्यादा आ रही है, क्योंकि बिना वजह एंटीबायोटिक्स लेना, स्टेरॉइड्स लेना, वो हमारी जो 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 चीजें हमारे इम्यूनिटी को एक तरह से रेज कर रही है, जो बढ़ा रही है हमारी इम्यूनिटी को हमारी नॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ों के दर्द की तरफ घसीट रही होती है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि मांसपेशियों में अगर कमजोरी आ जाए, तो भी जोड़ों में काम बढ़ जाता है जोड़ों का, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, उनको तकलीफ शुरू हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि पोषक तत्वों की अगर कमी आएगी शरीर में या कमजोरी आएगी शरीर में, तो भी निश्चित रूप से हमें गठिया हो सकता है। ये सब तो थे गठिया के कारण, है ना? गठिया क्यों होता है? इसके बारे में अब अपन बात कर लेते हैं कि गठिया का हम ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। भई हमें पता लग गया कि ये गठिया हो गया, इसके जोड़ों में भी दर्द होता है, इसकी सांस भी फूलती है, इसका वजन भी कम होने लग गया और हमें पूरी तरह से फाइंड आउट हो गया कि इसका पैर भी मुड़ने लग गए, इसको गठिया हो गया है। अभी हम इसका क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसके खाने-पीने के परहेज करवा दो भई। जब भी आपको पता लग गया कि इसको गठिया है, उसका ट्रीटमेंट ना शुरू कर दो, उससे सबसे पहले परहेज करवाओ, उसकी तैयारी करो कि परहेज करने लायक भी है भी कि नहीं है, ये आपकी बातें सुनता भी है कि नहीं है। अगर वो परहेज करने को तैयार हो जाए, जैसे अगर वो सफेद नमक छोड़ दे, खटाई छोड़ने को तैयार हो जाए, तो हम उसपे आगे ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गठिया के ट्रीटमेंट पे। गठिया का ट्रीटमेंट में मेजर जो पार्ट है, हमारे पास में क्या है, हम क्या दे सकते हैं उसको? नॉर्मली कोई भी आदमी बाजार से तेल खरीद के लाए, जोड़ों पे मालिश कर ले, कपड़ा लपेट ले, उससे दर्द में आराम मिल जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं होने वाला। दर्द की गोली ले लेगा, तो भी गठिया में आराम मिल जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ें उस गठिया के दर्द को और बढ़ा रही होती हैं कहीं न कहीं अंदर की तरफ। ठीक है, धीरे-धीरे उसके पैर जाम हो जाएँगे, लोग नी रिप्लेसमेंट के लिए भी चले जाते हैं आजकल, तो पैसे वाले लोग हैं भई। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारी कंपनी ने कल्पामृत आयुर्वेदा ने हमें बहुत शानदार प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं, जिसके हम गठिया रोग का पूरी तरह से निदान कर सकते हैं। लोगों को ना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। ये हमारे डॉक्टर सुदेश शास्त्री जी जो हैं, उनकी एक मेहरबानी मानो आज के समाज पे कि उन्होंने गठिया का इतना शानदार ट्रीटमेंट दिया हुआ है हमें। बहुत सारे ऐसे हमारे पास इतने शानदार-शानदार प्रोडक्ट हैं, जिनसे हम गठिया को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैं सीधा ट्रीटमेंट पे चलता हूँ आगे। ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है क्लियर टॉक्स की। अभी क्लियर टॉक्स इतना शानदार प्रोडक्ट है अपने पास में, जिसके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। जिसको ज़्यादा नहीं लेना होता है, सिर्फ 10 से लेकर के 20 बूंद सुबह, 20 बूंद शाम को लेनी होती है। इससे ज़्यादा इसकी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो क्लियर टॉक्स गठिया में क्यों काम करेगी? क्लियर टॉक्स में अजवाइन होता है, लहसुन होता है, एलोए वेरा होता है, ठीक है? अपामार्ग भी कंपनी ने डाला हुआ है उसमें। तो ये सब चीज़ें मिल कर के शरीर में जो वायु विकार हो जाता है, उनको दूर करते हैं, जिससे कि गठिया में बहुत आराम मिलता है। अनदर वन, कंपनी ने हमें दिया हुआ एक आउच ऑर्थो। आउच ऑर्थो इतना शानदार प्रोडक्ट है, एक शायद मैं तो ये कहूँगा कि शायद पहला ही प्रोडक्ट है बाजार में जिसमें अश्वगंधा, शतावर, हल्दी, मेथी, सौंठ, बबूल, अरंड, ये सब इतने सारे आइटम इन्होंने इसमें अपने मिक्स किए हुए हैं। अच्छा, ये सब के सब क्या करते हैं? अभी सोचा जाए कि अश्वगंधा की क्या ज़रूरत है? ये सब के सब दर्द और सूजन में राहत प्रदान करते हैं। जितना ज़्यादा मात्रा में ये हम लेंगे आउच ऑर्थो, उतना ही हमें दर्द और सूजन में रिलीफ मिलता जाएगा और धीरे-धीरे हम गठिया से निदान पा लेंगे। गठिया से राहत हमें मिल जाएगी।
सर एक बार अगर पॉसिबल है तो आउट ऑर्थो वाली स्लाइड लगा दें, मैं वापस से क्लियर टॉक्स पे आ जाऊं, क्योंकि क्लियर टॉक्स पे भी बताने को बहुत ज्यादा है। चलो आउच ऑर्थो के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अपन। आउच ऑर्थो में हमने मिलाया हुआ है अश्वगंधा, शतावर, लहसुन, अरंडमूल। हाँ, ये आउच ऑर्थो फार्मूला 1 और ये जो भी है दोनों तीनों आउच ऑर्थो फार्मूला 1, आउच ऑर्थो कैप्सूल। इसमें इतने शानदार शानदार इंग्रेडिएंट है, जैसे अरंडमूल है। अरंडमूल का काम क्या है कि वो जो कार्टिलेज जो अंदर है, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, उनको ये रिसिंथेसाइज करने लग जाती है। अरंडमूल अगर हम लगातार लेते रहे, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे, अरंड के पत्ते लाते थे, उनपे सरसों का तेल या तिल का तेल लगा करके हल्का गर्म करते थे उनको, और जोड़ों पे घुटनों पे बांध लिया करते थे, उससे उनको बहुत आराम मिलता था। और अगर वो लगातार ऐसा करते रहते थे, क्योंकि उनकी डाइट ना, तो हम क्या दे सकते हैं, हमें उसको पेशेंट को देना चाहिए मोरिंगा पाउडर। मिनरल्स, बहुत सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है, जिससे वो ठीक होने के, उसके दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। त्रिफला जूस हमें देना चाहिए, तो ऑइंटमेंट हमें देना चाहिए। ये सब ट्रीटमेंट आपको ऋषिपैथी की जो अपनी किताब है उसमें मिल जाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपके साथ में और अलग चीजों पे बात करूंगा, वो मेरे निजी अनुभव के हिसाब से मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। अगर कोई पेशेंट गठिया से पीड़ित है और आपको आपके पास में आता है, तो आप उसको पूरा ट्रीटमेंट दें, व्यक्ति को छोड़ करके और आयुर्वेद पे शिफ्ट होगा, तो उसको तुरंत से एनर्जी चाहिए रहती है, ताकि वो इधर उधर भागे नहीं। अगर हम उस समय में उसको ईएमआर दे देते हैं, तो उसकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी। जब एनर्जी मेंटेन रहेगी, आदमी खुश रहेगा, तो हमारे साथ जुड़ा रहेगा और उसको रिलीफ मिलने में मदद मिलेगी। ये एक स्टेरॉइड की तरह यहाँ काम करेगा। दूसरा, अगर हम अश्वगंधा देते हैं इसमें, तो अश्वगंधा भी एक स्टेरॉइड की तरह ही काम करेगा। उसके दर्द को कम करेगा, उसकी सूजन को कम करेगा, उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, और उसकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज है उनको मेंटेन करेगा। तो आदमी को ये महसूस होगा, जो भी ये पेशेंट आपके पास में आ रहा है, वो ये महसूस करेगा कि नहीं, मैं दवाइयां नहीं ले रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, उसको दवाइयों जैसा महसूस नहीं होगा। इसके अलावा हमें उसको देना चाहिए कल्पाविटा। कल्पाविटा एक इतना शानदार प्रोडक्ट हमें कंपनी ने दिया हुआ है, जिसमें बायो अवेलेबल विटामिन बी और डी होते हैं। ठीक है, अगर आप उस पेशेंट को कल्पाविटा देते हैं, तो उसका एक तो एसिडिटी का जो लेवल है ना, वो कम हो जाएगा। उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, और एसिडिटी कम होने के साथ साथ उसको एक बहुत ही शानदार एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उससे विटामिन डी की तो पूर्ति होगी होगी, लेकिन उस एनर्जी से वो आदमी और अच्छा महसूस करेगा। इसके अलावा कल्पाविटा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे तुलसी है, अमृतवल्ली है, अश्वगंधा, स्टेविया है। ये स्टीविया अपन अलग से भी दिलवाने वाले हैं। तो ये क्या है, जो डेली डाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, उसमें मदद करेगा, और पाचन क्रिया को, डाइजेशन को स्मूथली कर देगा एकदम, है ना। तो जिससे छाती में जलन होना और ये सब चीजें जो गठिया वाले पेशेंट को आम होती हैं, खाए पिया नहीं पचेगा, खट्टी डकारें आएंगी, छाती में दर्द होगा, घुटन होगी, इन सब समस्याओं से उसको आराम कल्पाविटा और ईएमआर से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कल्पाविटा देखो कंट्रोल कर देगा। और इसके साथ साथ कल्पाविटा का और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे उसके वजन को मेंटेन रखेगा। अगर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसका वहीं की वहीं रुक जाएगा, धीरे धीरे गेन होगा। और अगर उसका वजन बढ़ता जा रहा है, वो आदमी अगर खाने से 1 घंटे पहले कल्पाविटा लेगा, तो उसका वजन धीरे धीरे कम होता हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रोडक्ट जो मैं बताने वाला था, सबसे शानदार प्रोडक्ट, वो है मधुर अमृत। अगर हम उसको मधुर अमृत देते हैं, यानी स्टीविया अगर हम उसको देते हैं, तो भी उसका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। तो वो भी उसको दवाइयों में आगे मदद मिलेगी, क्योंकि एनर्जी नहीं छूटेगी, तो इधर उधर दिमाग नहीं लगाएगा, इसलिए उसको मदद मिलेगी। चलो, अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी डोज क्या रहे। देखो भाई, जब भी आप किसी को क्लियर टॉक्स, ईएमआर, कल्पाविटा और फॉर्मूला 1 दे रहे होते हैं, तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रख लें, कि उस आदमी को पहले ही समझा दें, उस पेशेंट को सबसे पहले ही समझा दिया जाए कि भाई तेरे साथ ये कुछ चीजें गलत होने वाली। जैसे हमने उसका क्लेटॉक्स स्टार्ट किया है, जैसे ही हम उसको क्लेटॉक्स देना शुरू करेंगे, उसको घबराहट होने शुरू हो जाएगी, उसको उल्टी भी हो सकती है, उसका जहां जहां दर्द था या जहां दर्द नहीं था जोड़ों में, वहां भी दर्द हो सकता है, और जहां दर्द था वो बढ़ सकता है। ठीक है,
ये पहले दूसरे तीसरे दिन ये समस्या आएगी और वो उसी के साथ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। उस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें उसकी डोज़ सेट कर देनी है कि भैया 20 बूंद तेरे को सुबह खाली पेट लेनी है और 20 बूंद तेरे को शाम को भूखे पेट लेनी है। अगर हम इस तरीके से करके प्रॉपर डोज़ देंगे उसको, तो उसमें उसको आराम मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम उसको कल्पाविटा दे रहे हैं, तो उसकी भी एक प्रॉपर डोज़ है कि उसको खाना दोपहर के खाना खाने से ठीक 1 घंटे पहले अगर कल्पाविटा दी जाए, तो उसको प्रॉपर आराम मिलेगा। ठीक है? वो डाइजेशन प्रोसेस में जाएगी, एसिडिटी को रेगुलेट करेगी और डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाएगी, अगर हम खाने से 1 घंटे पहले कल्पाविटा लेते हैं तो। ठीक है भाई? इसके बाद अपन ईएमआर की बात कर लेते हैं। ईएमआर उसको कैसे देना है? ईएमआर के लिए उसको समझा दो कि भैया सुबह उठते ही सबसे पहले तेरे को ईएमआर पीनी है, बाकी काम तेरे बाद में। सुबह उठा, उठते ही सबसे पहले 1 कप गरम पानी किया, अच्छे से पानी को बॉयल करे और उसमें 20 बूंद ईएमआर की डाल करके वो चाय की तरह उसको पी ले। अपनी चाय तो बंद करवा ही देंगे हम उसकी। ठीक है, ऐसे ही ईएमआर को अभी जब पूरे दिन की सारी एक्टिविटी उसकी पूरी हो गई है, अभी उसको कुछ नहीं करना, जब पेशेंट आराम करने की स्थिति में जाए, उस समय वो ईएमआर लेवे। ठीक उसी तरीके से ले आराम से बैठे और 1 कप पानी गरम करे अच्छे से, उसमें 20 बूंद डाले, उसको चाय की तरह छोटी-छोटी सिप करके ईएमआर को पिएगा, उसको पूरा रिलीफ मिलेगा, ना उसको उसको कॉन्स्टिपेशन रहने वाला। हाँ, ये भी एक समस्या है कि जिसको गठिया होगा ना, उसको कॉन्स्टिपेशन निश्चित रूप से मिलेगा। तो जैसे हम ईएमआर देंगे, तो उसको उसमें आराम मिल जाएगा। फ़ॉर्मूला 1 उसको देना 20 बूंद, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से ले ले, खाना खाने के बाद ले ले, पहले ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लेगा, उसको दर्द में आराम मिलेगा, कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है? मोरिंगा पाउडर उसको जो देना है वो हम उसको इस तरीके से दे दें, या तो कोई जूस में मिला के दें या उसको दही में मिला के दे दें, कि भैया दही में मोरिंगा पाउडर मिला ले, 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर रोज़ लेवे, दही में मिला ले और उसको रोटी के साथ खा ले। इस तरीके से करके उसको मोरिंगा पाउडर देना ताकि ये पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस में जाए और इसके जितने भी गुण हैं, ये सारे हमें ये देवे। मोरिंगा पाउडर के गुण तो वैसे आप सब लोग जानते ही होंगे। फिर भी अगर नहीं जानते तो आप ऋषिपैथी की किताब पढ़ लें, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से बताया हुआ है कि मोरिंगा पाउडर कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसको सुबह नाश्ते के समय में अगर मोरिंगा पाउडर खिला देते हैं एक रोटी के साथ में, तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है? इसके बाद औच ऑर्थो ऑइंटमेंट पे आ जाते हैं अपन। पाउच ऑर्थो ऑइंटमेंट को आप थोड़ा-सा एक स्पेशल तरीके से लगवाएँ कि थोड़ा कटोरी में थोड़ा-सा तेल ले ले आदमी, जो भी पेशेंट है और उसको तवे पे रख के हल्का-सा गरम कर ले। हाँ? गरम करने के बाद जो-जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जो-जो पेन जहाँ-जहाँ जॉइंट्स पे पेन हो रहा है या जहाँ-जहाँ स्वेलिंग आ रही है, वहाँ पे वो हल्के हाथ से मालिश करे और या तो कपड़ा लपेट ले या फिर उसको ढक ले। डायरेक्ट एयर कॉन्टैक्ट में नहीं आए वो, डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ऐसा ढक कर के वो आराम करे, तो इससे भी उसको दर्द में बहुत रिलीफ मिलेगा। देन आफ्टर अपन बात कर लेते हैं मधुर अमृत की। मधुर अमृत तो भैया उसको हर चीज़ में, अगर वो पानी पी रहा है तो 2 बूंद डाल ले, अगर वो दही छाछ खा रहा है तो उसमें 2, 4, 5 बूंद डाल ले, चाहे तो हमने उसको देनी नहीं है। दूध जब हम उसको पिला रहे हैं तो उसमें भी दूध में भी वो 5, 7, 10 बूंद डाल ले, आराम से मधुर अमृत पिएगा, तो उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा और जब एनर्जी अच्छी रहेगी, तो डेफिनिटली दर्द-वर्द छोटी-मोटी समस्याएँ महसूस नहीं होती हैं। अभी हमने ये उसको दिया है। अच्छा, एक और चीज़ है अपने पास में नीज़ेन। अगर किसी के जोड़ में कट-कट की आवाज़ आने लगी है या सूजन इतनी भयंकर होगी कि वहाँ पे बाहर दूर तक सूजन दिखाई देती है और रेडनेस आने लग गई है, उसके घुटने में ज़्यादा तकलीफ है, तो हमें उसको नीज़ेन भी स्टार्ट करवा देना चाहिए, कैप्सूल या लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। अब आप सब जानते ही हैं कि सब ऋषिपैथी की किताब पढ़ने वाले हैं, नीज़ेन में दशमूल, क्वाथ है, रासना है, सुरंजन है, खरेटी, अरंड, विजयसार, अलसी, पुनर्नवा, ये सब के सब क्या करेंगे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को डेवलप करने में मदद करेंगे और वो जो साइनोवियम होता है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, वो रीप्रोसेस में आने लग जाएगा धीरे-धीरे करके और उसकी ग्रीस जो है ना शुद्ध देसी भाषा में, वो वापस से नई हो जाएगी और उसके घुटने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये तो था इसका ट्रीटमेंट। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके परहेज़ भी अगर हम कुछ करवाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं तो करवाता ही हूँ, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी उससे परहेज़ करवाएँ ताकि हर आदमी को पूरा रिज़ल्ट मिले। परहेज़ में हमें क्या करना है? ये बहुत शानदार स्क्रीन लगाई है अभी सर ने, जिसमें कि पूरा ट्रीटमेंट ही बताया हुआ है। अरे वाह सर! ये तो बहुत आनंद कर दिया आपने, इसमें अश्वगंधा और ऐड करवा दीजिए सर कैप्सूल। इसके साथ-साथ अश्वगंधा कैप्सूल और कल्पाविटा भी ऐड करवा दीजिए। हाँ, एक और बात मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात बताने वाला हूँ ना भैया, जिसको भी तुम ट्रीटमेंट देते हो ना, उसको पूरा ट्रीटमेंट एक साथ दो। ये नहीं कि आज उसको क्लियरटॉक्स दे दिया, उसके साथ में ईएमआर दे दिया या कोई भी एक आउच और तो फार्मूला 1 दे दिया और जिसको भी दें पूरा ट्रीटमेंट दें। वो कोई भी पेशेंट है, दया खाने की ज़रूरत नहीं है, वो आदमी कहीं भी जाएगा,
और डॉक्टर ने उसको जो भी जांच करवाने को बोल दिया तो वो करवा के आएगा कि नहीं? वजह और बिना वजह डॉक्टर बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया हुआ आजकल एलोपैथी में कि वो जाते हैं और जाते ही बोलते हैं कि भैया एमआरआई करवा के आओ। अभी एक आदमी गया 5500-6000 रुपए में एमआरआई करवा के आ रहा है, तो उसको हमारा ट्रीटमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ तो इस तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अगर आप किसी को पूरा समझा करके, उसके लक्षणों के साथ उसके साथ बैठ करके बात करके अगर पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा मत खुद से ऐसा ना सोचा करें कि 3000 रुपए का ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये 2500 का हो जाएगा, आदमी कहाँ से करेगा? या उसको ठीक होना है, वो पूरा ट्रीटमेंट लेगा आपसे। तो लंबा समय उसको नहीं लेना पड़ेगा, 3-4 महीने में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो अभी जब आप किसी को भी पूरी दवाइयाँ दे देते हैं, तो दवाइयाँ देने के साथ-साथ उससे कुछ परहेज़ करवाएँ ताकि उसको ठीक होने में उसको और मदद मिले और परमानेंट ठीक हो जाए वो। जैसे सबसे पहले आप उसका रिफाइंड तेल, अचार, खटाई ये बंद करवा दें। सफ़ेद नमक, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, मीट, मछली, मुर्गा, गोभी, पत्तेदार सब्जियाँ, सफ़ेद चीनी, भिंडी, अरबी, ये सब चीज़ें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये सब चीज़ें आप उसकी बिल्कुल बंद करवा दें। पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खाना चाहिए वो आदमी, सफ़ेद चीनी बिल्कुल नहीं खाए वो, सफ़ेद नमक बिल्कुल नहीं खाए, गोभी, मैदा बिल्कुल वो नहीं खाए, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो वायु कारक है, वायु विकार पैदा करती है, वायु विकार शरीर में, वो नहीं खाए। एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ और ये आपके लिए एक एक अच्छी टिप भी हो सकती है, अगर आप लोगों पे काम में लें ना, तो ये आपके आगे भी बिज़नेस में हेल्प कर सकती है। सबको एक बात बोल दो भई कि दोपहर के बाद में 12 बजे के बाद में छाछ-दही तुम्हें नहीं खाना है, वो तुम्हारे लिए ज़हर है और ये सभी के लिए है, सिर्फ आर्थराइटिस वाले के नहीं है, ये सभी के लिए ज़हर है। अगर आप दोपहर 12 बजे से पहले छाछ-दही खाते हैं, तो अमृत का काम करेगा। अगर भैया बाद में आप खाते हैं ना, तो ज़हर का काम करने वाला है और आर्थराइटिस वाले को तो निश्चित रूप से करने वाला है। तो उसको 12 बजे से पहले छाछ-दही खिलवा दो और उसमें अच्छे से 10, 12, 15 बूँद आप मधुर अमृत के डलवा दो ताकि वो और उसको गुण भी करे। वैसे तो गुण करने वाला है और भी ज़्यादा गुण करे। ये सब चीज़ें आप उसकी बंद करवा दें। वो आपका जो भी बंदा, जो भी आपका पेशेंट है, वो किसी भी सूरत में मीट बिल्कुल नहीं खाने पाए, किसी भी सूरत में कोई खटाई नहीं खाए, चावल नहीं खाए और बासी सब्जियाँ नहीं खाए। अगर वो नहीं खाएगा तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ना उसको किसी तरह का कोई पेन किलर लेना पड़ेगा, ना कुछ कुछ करना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या आती है गठिया के ट्रीटमेंट में, वो ये आती है जो लोगों आपसे शिकायत भी करते होंगे कि साहब मेरे को तो 15 दिन हो गए दवाई लेते, मेरे को कोई आराम नहीं मिला। आप आराम से उसके साथ बैठो, उसकी समस्याएँ जानने की कोशिश करो, उसके लक्षण जानो और लक्षण के साथ-साथ उसकी एक्टिविटी को जानने की कोशिश करो। जब आप एक्टिविटी जानेंगे तो पाएँगे कि वो ज़्यादा उछल-कूद करने वाला जीव है, बिना शरीर को आराम नहीं देता है, परहेज में वो उल्टा-सीधा कुछ कर रहा है, तो उसको आराम नहीं मिलेगा। अपनी दवाइयों के साथ जिसने परहेज किया ना, वो 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हमारे पास में बड़े भरे हुए हैं। आप उसको समझा दें, जिसको दवाई दे रहे हैं कि भैया आगे झुक करके तेरे को कुछ सामान उठाना नहीं है, वज़नी चीज़ नहीं उठानी है। दर्द की दवाइयाँ कम से कम ले अच्छा स्क्रीन पे बता भी रखा है सर ने, वज़न ना बढ़ने दें आपके जोड़ों में, जिससे विशेषकर घुटनों पे दबाव ना पड़े। एब्सोल्यूटली अगर आपका वज़न मेंटेन रखेंगे वैसे तो हम कल्पावीटा दे रहे हैं। कल्पावीटा और ईएमआर अगर आदमी टाइम से लेगा, तो उसका वज़न तो मेंटेन अपने आप ही हो जाने वाला है। तो धीरे-धीरे करके वो समस्या जोड़ों के दर्द की उसकी खत्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ ही लगभग मेरी बात पूरी हो गई है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। बैक टू होस्ट श्रद्धा जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा आप वापस से आएँ और अपनी बात पूरी करें। जी, जय श्री बहुत-बहुत राम। शुक्रिया सर। इतना बेहतरीन जानकारी आपने दिए हैं। आशा करती हूँ सभी ने नोट डाउन तो बिल्कुल किया ही होगा, क्योंकि कुछ बातें आपने ऐसे बारीकी से बताई हैं जैसे कि हम कहीं भी फील्ड में जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि कई लोग गरीब होते हैं या फिर कई लोग डेढ़ होशियार होते हैं। कहा जाए तो हम बारी-बारी प्रोडक्ट के बारे में जैसे जानकारी देते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि हाँ, ये मैं खुद ही डॉक्टर हूँ और जो-जो मुझे चाहिए वो दे दो। तो वो कंप्लीट पैकेज नहीं लेते हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं आता है और वो लोग वापिस हमको ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे एकदम आपने क्लियर और सही जानकारी दिया सर जी,
कि हमको पूरा पैकेज देना है, किसी पे तरस नहीं खाना है, क्योंकि वाक़ई में लोग थोड़े-थोड़े पैसों के लिए 4-5 हज़ार के लिए पीछे हट जाते हैं और वहीं पे 50,000 1 लाख तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो हमको कंप्लीट उनको ट्रीटमेंट देना है, तो उनके खान-पान में और एक डॉक्टर के भाँति ही हमको उनको देख-रेख करना है, फ़ॉलो-अप लेते रहना है, उनके साथ बैठ के उनको उनकी सारी समस्या को जानना है। क्योंकि लोग हमेशा ये बोलते हैं, हम सभी के साथ ये घटना घटती है, जैसे ही हम क्लियर टॉक्स या कल्पा-बीटा वगैरह देते हैं, तो लोग डर जाते हैं, तो उनको पहले से ही हम बताकर देते हैं। सभी को बताकर देना ही चाहिए, क्योंकि लोग क्या है, थोड़ा डर के उन लोग विचलित हो जाते हैं कि ये क्या हमको दे दिया है, कुछ गलत तो नहीं हो गया हमारे साथ। तो इसको भी हमको ना ध्यान में रखते हुए ही फील्ड में काम करना चाहिए कि लोगों को सही जानकारी होगी, तभी लोग ऐसा कर पाएँगे। तो आशा करती हूँ सर कि समय-समय पे आपका ऐसा ही आशीर्वचन हमको सुनने को मिलता रहे, प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज आप ऐसे ही देते रहेंगे, तो लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ बढ़ेगी और सभी साथियों से अनुरोध है कि बिल्कुल फील्ड में आप इन सभी बातों को फ़ॉलो अप ज़रूर करें। तो बहुत ही शानदार रहा सर आज आपका मीटिंग और ऐसे बीच-बीच में गुरुदेव कृपा करते रहेंगे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन जो इतना देर तक आप सभी लोगों ने सुना। थैंक यू वेरी मच। जय कल्पामृत।